अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आफिया सलाम शो। और आज का शो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है इन 16 रोज़ में, जिसमें हम सिन्फ की बुनियाद पे तशद्दुद को डिस्कस कर रहे थे। और आज मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि मेरे साथ हैं जस्टिस माजिदा रिजवी, जो पाकिस्तान की पहली खातून हाई कोर्ट की जज हैं। और इन्होंने ख़वातीन के मौजू पे, ख़वातीन को जिस किस्म के हमारे क़वानीन हैं वो कैसे उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं, बहुत काम किया है। और जो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, उसकी साबिका चेयरपर्सन भी हैं और अभी भी उनकी लॉ कमेटी में उनके साथ बहुत काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आप जिस तरह से एक कानून के हवाले से आप औरत के जो मसाइल हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, आप उनको किस तरह से देखती हैं और आप समझती हैं कि जो 60 साल से ज़्यादा का हमने सफ़र तय किया है उनमें वो मसाइल कुछ तय हुए हैं या हम वहीं खड़े हैं या उससे भी बदतर हालात हो गए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम इस पे काम कर रहे हैं उतना कुछ हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ हम सेफगार्ड के लिए डिफरेंट कानून बना रहे हैं और हमें यह ख्याल होता है कि भाई ये कानून आने से ये बेहतरी हो जाएगी। बेहतरी वहाँ हुई है जहाँ पे के ज़िना ऑर्डिनेंस और ग़ज़फ़ ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स आए हैं, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ आया है, एक्ट आया है। और उससे पहले कुछ अमेंडमेंट्स क्रिमिनल लॉ में हुए थे जिसमें ज़िना के केसेस में बेल अलाउ हुई थी। और सर्टन एक्ट्स जो हैं जो कि 1 ईयर स्वारा वाले थे उसमें पनिशमेंट नहीं थी और पनिशमेंट वो की है, तो वो तो डेफिनेट बेहतरी हुई है उसमें। और वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद से समझिए कई दिन पहले नासिर साहब भी बता रहे थे कि जेल में अब कोई औरत नहीं है जो कि अंडर ज़िना ऑर्डिनेंस आई हो। अच्छा, तो वो तकरीबन जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन इन जेल यूज्ड टू बी अंडर द ज़िना ऑर्डिनेंस, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के आने से वो ख़त्म हो गया है। ठीक, मैं यूँ कहूँगी कि लॉस के लाने से हमें एक चीज़ तो मिल जाती है कि अगर हम प्रोटेक्शन लेना चाहें तो वी टेक प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। हाँ, लेकिन वो कितने लोगों का एक्सेस है उस तक? एक्सेस कितने लोगों की है, कितना परसेंटेज को एक्सेस है, कितने परसेंटेज के पास इतनी रिसोर्सेज हैं फाइनेंशियल कि उनको एक्सेस मिले। बहुत सारों को तो इसकी इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाज़ को पता होता है उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं। बाज़ हमारा जो सिस्टम है और जो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर ये लोग आ जाते हैं, कभी गलत हाथों में पड़ जाते हैं, कभी मुख्तलिफ, तो उसकी वजह से भी लोग बहुत सफ़र करते हैं। फिर जो सिस्टम है बहुत लेंदी है। उसके अलावा असर रसूख वाले लोगों के पास ज़्यादा ज़राए होते हैं, दबा भी दी जाती है आवाज़। अब जहाँ जिस औरत को सही एक्सेस मिल जाती है और हेल्प मिल जाती है वो तो फिर अच्छी तरह से उनके काम हो जाते हैं। तो आई थिंक हमें लॉ होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस अगर क्रिमिनलाइज हो जाता है तो जिन लोगों को एक्सेस है दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट लॉ। हाँ, जब लॉ ही नहीं थी तो फिर तो चाहे आपके पास रिसोर्सेज हो या ना हो, पुलिस वाले भी कह देते हैं, हर एक कहते हैं कि भाई ये तो इस पे कोई कानून ही नहीं है। हाँ, ये तो आपके घर का मामला है, घर में ये घर का मामला है। लेकिन तो लॉ होने से फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस इन दो की बहुत कमी है। और इसीलिए कभी कहते हैं कि भाई लॉ के फ़ायदा क्या है जो कि वो नहीं हो। लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव साइड से देखूंगी कि लॉ लाने से ये फ़ायदा होगा अगर सबको उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए, अवेयरनेस हो जाए कि हाँ हमें एक चीज़ है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कानून है हमारे पास। तो जब भी जिसको भी इसकी एक्सेस और रिसोर्सेज होंगी वो उससे फ़ायदा उठा सके। जैसे आज के अखबार में सिंध की जो वुमेंस मिनिस्टर हैं तौक़ीर फातिमा भुट्टो, उन्होंने कुछ बड़े
हॉरिफाइंग किस्म के स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, और मैं ये सोची थी कि ये स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के स्टैटिस्टिक्स हैं जिनके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रिपोर्ट तो करना वो उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता, वो एक अपनी फेट समझ के उसको बर्दाश्त बहुत करना सारे पड़ता है। ये भी हैं, बहुत सारे एक्सेस टू प्रॉपर क्वार्टर्स की वजह से भी बहुत सफ़र करते हैं। तो हमारे पास अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, जो कि बहुत होनी चाहिए, एक्सटेंसिव होनी चाहिए। और मैं हमेशा मीडिया वालों से कहती हूँ कि इसको प्रोजेक्ट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, लेकिन सेंसेशनलाइज ना करें जी। चीज़ों ये को। तो खैर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को प्रोजेक्ट करता है। अच्छा जैसे साहब, एक और चीज़ है जो हमारे मुल्क में अक्सर लोगों को परेशान करती है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जस्टिस सिस्टम जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं, कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। और अक्सर यही देखा गया है कि जहाँ पे आपके ये कन्फ्लिक्टिंग सिस्टम्स आते हैं उसमें औरत ही किसी तरह से वो मुतासर ज़्यादा होती है, मर्द के ऊपर उसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इसको किस तरीके से हैंडल करें, या आप अगर कोई पॉइंट आउट कर दें कि ये स्पेसिफिक केसेस हैं जिसमें मुश्किल होती है? देखिए, मुश्किल बहुत सारे केसेस में होती है। औरत एक तो एज आई सेड एक्सेस नहीं होती है। अच्छा, जहाँ पे जैसे इसके ज़िना के केसेस थे एक ज़माने में बहुत सारे, उसमें औरतें भी पकड़ी जाती थी और मर्द भी अफेक्टेड थे। ऐसा नहीं था कि मर्द नहीं अफेक्टेड थे। और जब एक कपल इफेक्ट होता है तो उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। उस ज़माने में तो बहुत फैमिलीज़ डिस्ट्रॉट हुई थी और बहुत बुरा हुआ था। लेकिन औरतों की चूँकि नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो वो पहुँच नहीं सकती हैं। मर्दों का चूँकि एक जनरली उठना बैठना एक्सपोजर बाहर होता है, 10 जगह बैठते हैं, सुनते हैं, खबरें भी सुन लेते हैं, कहीं अखबार कोई पढ़ देता वो भी सुन लेते हैं, तो उनकी अवेयरनेस ज़्यादा होती है। या जब वो तकलीफ़ में होते हैं, इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे। हाँ, औरत के पास वो ज़राए भी नहीं होते, कम होते हैं। औरत छुपाती है ऐसी चीज़ों को, बोल नहीं सकती। घर वालों को पता हो तो उसकी अलग मुश्किल होती है। तो ये हमारा माहौल और ये हमारा जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम या जनरल एनवायरनमेंट है, माशरा है, इन चीज़ों की वजह से औरत बहुत सफ़र करती है। वरना कानून तो सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या यहाँ है बराबर? हमारे लिए कानून बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल गारंटीज़ हैं औरत के लिए। उसको पूरे जितने फंडामेंटल लॉज हैं सब इक्वल बेसिस के ऊपर हैं, मगर उस गरीब को एक्सेस नहीं होती है तो उसकी वजह से वो मार खा जाती है। अच्छा, ये जिस तरह के लॉज हैं, जैसे आपने जिना का जिक्र किया, हमारे यहाँ वनी है, सवारा है और अंडर एज मैरिजेस हैं। अब ये लॉज जो हैं वो कहते हैं कि जी रिलीजियसली अगर एक चीज़ अलाउ की गई है तो फिर कानून क्यों उस पर पाबंदी लगा रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कि इन कॉन्फ्लिक्ट हो जो इस्लामिक टीचिंग के साथ। तो एक तो यहाँ हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि आपके शरीयत कोर्ट्स भी हैं, नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट्स भी हैं। इनमें अगर पैरिटी है या एक जैसी बात कर रहे हैं तो फिर दो सिस्टम नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये लॉज किस तरह से अप्लाई करती हैं, उनको कैसे इम्पैक्ट करती हैं? देखिए, एक तो मैं डिफरेंट सिस्टम जो हैं उसकी बात करेंगे कि हमारे पास डेफिनेटली पैरालीगल सिस्टम कई हैं और वो सब पैरेलल। ये तो दो वो हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन सिस्टम है, फिर आपका जिरगा सिस्टम है, पंचायत है, ये सब हैं, सारों ने खराबा किया हुआ है। तो इसमें एक रिपोर्ट कमीशन के थ्रू मैंने वो करवाई थी, सर्वे करवाया था और रिपोर्ट लिखी थी कि ये तमाम सिस्टम्स को ख़त्म करना चाहिए। हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। उसी में आप एक जज को मुकर्रर कर दें फॉर कमर्शियल, एक को कर दें इंडस्ट्रियल, एक को कर दें बैंकिंग में, बजाय इसके कि आप ये ट्राइब्यूनल्स और ये तमाम वो करते हैं। आप
उन जजेस को मुकर्रर कर देंगे भाई 1 साल के लिए ये जज इसमें डील करे। मतलब वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए और वो केसेस उन्हीं के पास लगने चाहिए। इससे एक तो ये जो छोटे छोटे ट्राइब्यूनल्स हैं ये ख़त्म होंगे। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट के जिरगा जबकि बैन है, देखिए सिंध में बैन है। जी बिल्कुल। हमने सिफारिश की थी गवर्नमेंट से कि इसको तमाम प्रोविंसेस में सिवाय फाटा वगैरह के जहाँ पे कानूनन ये हैं उनके इनको ख़त्म कर दिया जाए, मगर उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। कोई पेशरफ नहीं। जहाँ पे बंद हैं वहाँ इलीगल हैं, वहाँ भी हो रहे हैं। और मुश्किल ये आती है कि जब गवर्नमेंट के खुद लोग बैठ जाते हैं, मिनिस्टर्स और ये सारे, तो हमारे समझ में नहीं आता कि हम पब्लिक को जवाब कैसे दें। जी बिल्कुल। ये जिरगा जो हैं ये गवर्नमेंट के मेंबर्स ने पेट्रनाइज किए हैं, आपके सिटिंग एमएनएज ने जस्टिफाई किए हैं कि उन जिरगे के जरिए जो फैसले होते हैं वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं। ये कोर्ट्स को इसको हम कैसे वो करें, एक हमारी ये प्रॉब्लम आती है। दूसरे इफ़ यू आस्क मी, देखिए जब इवन ऑर्डिनेंसेस ये आए थे 79 के, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक अलग बेंच बैठती है जो कि शरीयत बेंच कहलाती है। जी बिल्कुल। और जब तक शरीयत कोर्ट नहीं बना था हाई कोर्ट्स में भी इसी तरह की बेंचेस थी। तो मेरी समझ में नहीं आता व्हाई शुड देयर बी अ सेपरेट शरीयत कोर्ट। आप पहले जैसे थे उसी की एक एक बेंच को, और उस पर आप एक्सपर्ट्स जो हैं ट्रेन करें, उन्हें वो करें और उसको रखें। तो इससे ये जो बेहिसाब मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम चल रही हैं ये कम से कम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी क्योंकि एज इट इज़ इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी है। जी हाँ। तो भाई अगर शरीयत कोर्ट हैं तो उसका क्या काम है। देखिए बहुत दफ़ा इनके कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी जी हाँ आए हैं ये तो, और कई मौक़ों पे सवाल ये होता है कि आप उसको मानेंगे या इसको मानेंगे। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बड़ा लोगों के लिए भी मुश्किल है। और हमने सिफारिश उसमें भी ये की है कि ये तमाम स्ट्रीमलाइन होने, तो एक सिस्टम होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए, और उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि जो शरीयत कोर्ट की चीज़ें हैं वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा हों। उसी बिल्कुल। और आपके क्रिमिनल लॉज में भी वही चीज़ें आए कि शरीयत से मावरा नहीं हो, हाँ, लेकिन अलग अलग उसके वो बॉक्स्ड नहीं हो। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल भी वो इंटरप्रेट कर रही है, ये भी वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वे डू पीपल को, मतलब उन दोनों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कौन करेगा? आप सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर एक दे रही है वेयर डज द इस्लामिक आइडियोलॉजी स्टैंड्स, राइट, तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन फिर कौन करेगा? हाँ, तो ये चीज़ों को मेरा अपना पर्सनल ख्याल है और बहुत लोग मेरे साथ सोचते भी हैं कि ये स्ट्रीमलाइन होना चाहिए तमाम सिस्टम्स को एक साथ, कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जो अपीलेट कोर्ट और ओरिजिनल दोनों भी होते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट जो कि ओरिजिनल और अपीलेट दोनों भी हैं, और उसी की शरीयत बेंचेस आप बना दें और उनको स्पेशल ट्रेन कर दें, स्पेशलिस्ट आप उनके साथ में कंसल्टेशन के लिए रख दें इस तरह से, ताकि ये एक सिस्टम ये कंफ्यूजन खत्म हो, एक लीगल कंफ्यूजन ख़त्म हो, लोगों को ये पता हो कि भाई हमारी ये सीढ़ी है जिस पे हम जाएंगे, हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि हालात आपको बिगड़ते हुए ज़्यादा नज़र आए, हालांकि बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की है, तो आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको कहाँ से मिल रही है? देखिए रेजिस्टेंस तो मैं नहीं कहूँगी, मगर गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता कि विल है टू इम्प्लीमेंट ऑल। अच्छा, तो ये लैक ऑफ विल को आप कहेंगी, लेकिन जैसे हमारे यहाँ मीडिया के थ्रू भी बहुत सी आरा सामने आती हैं और उसमें एक वो बाकायदा मुखालफत का आंसर होता है किसी भी ऐसे लॉ के लिए, वो भी है जिसमें लग रहा हो कि जी वो औरत को बेनिफिट कर